का मुद्दा हो या और तमाम मुद्दे हों, उसको वो मजबूती से पकड़े रखना चाहती है ताकि बीजेपी के ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो दबाव बरकरार रहे और कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से लगभग सत्ता से बाहर है वो सत्ता में अपनी वापसी। ये मौसम अच्छा रहने वाला है। अनिल विज कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या जैसा आपने कहा भी कि क्या उनकी सीट सुरक्षित रह पाएगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चुनाव आयोग ने झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को छोड़ और देश भर की 46 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को छोड़कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया, जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जाकर विधानसभा का चुनाव होगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव पहली बार देखा जाएगा, तो वहीं हरियाणा में अब ये साबित हो जाएगा कि आखिरकार दावे तो पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार हरियाणा में किसकी बनेगी। हरियाणा में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में संपन्न हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के परिणाम भी जग जाहिर हो जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा की बात करें तो राजनीतिक दलों से कई चेहरे सामने आए जो ये दावा करते हुए नजर आए कि चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है, अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन तैयारियों के बीच में कई नारे दिए गए, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा हर बार देखा जाता है कि 70 पार तो होगा। 90 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऐलान कि 70 पार तो करना है, लेकिन 2014 से लेकर अभी तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने इसी नारे को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन अक्टूबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये नारा पूरा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल जहन में आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से आगे ही रही है। 2014 में अगर हम यहां पर बात कर लें विधानसभा सीटों की तो 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हुए नजर आए 2019 के चुनावी परिणामों पर नजर डाला जाए तो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 30 सीटें यहां पर जीतती हैं। लेकिन क्या लगता है दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 90 तो छोड़िए 70 पार का नारा भी पूरा नहीं कर पाई, इस बार मुमकिन लगता है? देखिए, पहली बात तो आंकड़ों पे ही अगर बात करें तो बीजेपी जो 2014 में हमें 47-48 सीटों पर नजर आती थी वो घटकर 2019 में 40 सीटों पर रह गई। वहीं कांग्रेस पार्टी 2014 में 15 के आसपास नजर आती थी, वो 2019 में बढ़कर लगभग डबल होती हुई 30 सीटों पर आ गई। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी हरदम पिछड़ रही मुझे नहीं लगता, बल्कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में लगी हुई। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों ने तो जो ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ में मजबूती से खड़ी हुई, क्योंकि 5 सीट अगर बीजेपी ने जीती तो 5 सीटें कांग्रेस के पाले में भी आई और साथ में इक्का दुक्का सीट ऐसी भी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम पायदान तक बीजेपी को पिछले पायदान पर धकेल कर रखा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान होती हुई नजर नहीं आती। वहीं उनके खेमे की जो गुटबाजी देखें तो उनमें भी कई ऐसे लोग हैं, चाहे अनिल विज हैं, चाहे राव इंद्रजीत हैं और तमाम लोग हैं, वो अलग अलग खेमों में बटे हुए नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी क्या वो नाम है जिनके साथ में ये जो कह सकते हैं कि अनुभवी नेता हैं वो साथ चलने को राजी होंगे। एक सर्वे सामने आया जिसमें साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, सर्वे तो इससे पहले भी आया जिसमें कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें दी जा रही, तो अभी सर्वे की तो बाढ़ आएगी, उसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आपने सर्वे की बात उठाई तो आप देखिए 2024 का जो आम चुनाव देखिए, किसी सर्वे में तो 400 पार भी बीजेपी को पहुंचाया गया, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो 240 पे बीजेपी सिमट जाती है। तो देखिए, सर्वे का काम ये है कि अनुमानित तौर पर वो बात करते हैं, वो अनुमान पूरी तौर पर सटीक होगा नहीं होगा ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये चाहती होगी कि जिस तरह की पकड़ उसने अब तक बनाए रखी है, चाहे कह सकते हैं ज़मीन लेवल पर, चाहे जो किसान का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो या और तमाम मुद्दे हों, उसको वो मजबूती से पकड़े रखना चाहती है ताकि बीजेपी के ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो दबाव बरकरार रहे और कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से लगभग सत्ता से बाहर है वो सत्ता में अपनी वापसी करते हुए नजर आए। सर,
अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज दावा करते हैं कि चुनाव आयोग ने जो अक्टूबर का महीना चुना है वो एकदम सही है, क्योंकि वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस हिसाब से अनिल विज ने कहा है कि किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन अनिल विज की ही विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल अनिल विज ने जो बात कही है वो संदर्भ में जरूर कही होगी। देखिए, गर्मी के मौसम में जैसे चुनाव हुआ है उसने बहुत सारे लोगों को घर से निकलने पे नहीं निकलने पे विवश किया, क्योंकि इतनी तेज गर्मी थी, धूप थी। इसी मद्देनजर अक्टूबर की बात जो वो कह रहे हैं शायद इसीलिए कह रहे होंगे कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। तो बिल्कुल ये बात कोई दोहराए नहीं है, और चुनाव आयोग ने भी इस बात को माना था कि भाई चुनाव हमें ऐसे वक्त पर कराने चाहिए जब उत्तर भारत में खासकर मौसम ऐसा हो जो लोगों के मुफीद हो। इसीलिए हो सकता है इस बार के जो आम चुनाव हो वो ऐसे समय पे हो जब थोड़ा ठंडा मौसम हो, उस समय जो अधिक से अधिक लोग बाहर निकलेंगे, शायद अपना जो प्रतिशत वोटों का है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए हरियाणा में भी हमें देखने को मिल रहा है कि मौसम अच्छा होगा। साथ में क्या बीजेपी के लिए मौसम अच्छा रहने वाला है? अनिल विज कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या, जैसा आपने कहा भी कि क्या उनकी सीट सुरक्षित रह पाएगी, अभी से ही उनको दरकिनार किया जा रहा। आपने देखा कि 15 अगस्त के मौके पर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी वैसी भागीदारी नजर नहीं आई, उनको पिछले पायदान पर धकेला गया। तो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो उनके लिए नुकसानदायक साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ अनिल विज बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चेहरे विधानसभा चुनाव में चुनौतियां बनते हुए नजर आएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जाता है कि एक तरफ कुमारी सैलजा हैं तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। गुटबाजी चरम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस बार चुनाव में करिश्मा करते हुए नजर आएगी? जहां भारतीय जनता पार्टी के तहत कहा जाता है कि राव इंद्रजीत है, यहां पर राव नरबीर सिंह है, यहां पर रंजीत सिंह चौटाला है, गोपाल कांडा है। कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जाट वोट बैंक के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और मनोहर लाल खट्टर को यहां पर सीएम बनाया। लेकिन अब जाट सीएम नहीं है, नयाब सिंह सैनी को बनाया जाता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या ये ओबीसी चेहरा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को वोट हासिल करवा पाएगा? देखिए नाज़मीन, देखा जाए तो शहरी मतदाता जो हैं वो शहरी मतदाता हर वक्त भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देते रहे हैं। शहर में हर वक्त बीजेपी जो है जीतती रही। हमने पिछले वक्त में देखा कि मनीष ग्रोवर जो कि रोहतक से विधायक बने, वो शहर में जीत करने के निकले। बीबी बत्रा जो हैं जाट वोट बैंक के सहारे नहीं, लेकिन रोहतक से विधायक हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ये कहे कि शहरी मतदाताओं में हमेशा बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है। लेकिन आपने जो बात की कि जाट वोट बैंक करीब 22% जो है मतदाता जाट वोट बैंक से संबंध रखते हैं, इसके साथ साथ ओबीसी वोट बैंक की अच्छी खासी बहुतायत है हरियाणा में। तो ओबीसी वोट बैंक को साधने का मतलब एक तरफ शहरी मतदाताओं को साधना, दूसरी तरफ यहाँ पर सैनी समाज को साधना, क्योंकि सैनी समाज हरियाणा में बड़ा एक व्यापारिक समुदाय है। और इसके साथ साथ दक्षिण हरियाणा में करीब 20 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर जो ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। विशेष तौर पर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, ये ऐसे जिले हैं। झज्जर की बात कर लें, चरखी दादरी की बात कर लें, तो इन तमाम जिलों में यादव वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। और राव इंद्रजीत सिंह बार बार यही कहते नजर आए कि दक्षिण हरियाणा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है उसमें दक्षिण हरियाणा की भूमिका काफ़ी अहम रही है। इस बार यदि चीफ मिनिस्टर के पद पर उनका नाम नॉमिनेटेड नहीं किया जाता है तो फिर वो बगावती सुर अपना सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए जाट वोट बैंक की नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिली, क्योंकि किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर रहा। उस किसान आंदोलन के वक्त पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, दुष्यंत चौटाला भी जाटों के साथ नहीं आए। अभय चौटाला ने अपनी जो विधायिका थी उससे इस्तीफा दे दिया था और लगातार वो किसानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये प्रतीत है कि जाट वोट बैंक यदि नाराज हो भी जाता है तो ओबीसी वोट बैंक को यहाँ पर कब्जे में कर लिया जाए। आगे आने वाले वक्त में यदि दलित समुदाय की यहाँ पर कुछ बहुतायत देखने को मिलती है, कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर दलित प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां हैं, तो वहाँ पर दलित वोट बैंक भी यदि साथ आ जाता है और ओबीसी वोट बैंक साथ आ जाता है, जाट वोट बैंक का जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और तीसरी बार सरकार बनाई। देखिए, 2 सवाल एक साथ पूछना चाहूंगी। कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। कुमारी सैलजा ने ये कहा है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सीएम चेहरा तय होगा। तो वहीं अगर हम जजपा की
बात करें तो अजय चौटाला की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो जजपा का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन कहीं ना कहीं वापस होता हुआ नजर आएगा, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। और 3 सितंबर को वैसे भी राज्यसभा का चुनाव है। देखिए नाजमीन, जेबीटी टीचर घोटाला मामला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला दोनों जेल की सलाखों के पीछे बंद थे, और चौटाला परिवार की यहाँ पर विशेष तौर पर देखी जाए तो हुड्डा गुट के सामने लगातार सियासी टक्कर देखने को मिलती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ पर जननायक जनता पार्टी जो है कांग्रेस के साथ यहाँ गठबंधन करेगी, क्योंकि जब 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती, उस वक्त दुष्यंत चौटाला की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कॉल किया गया कि सरकार बनाने का एक अच्छा अवसर है और यदि आप समर्थन चाहते हैं तो फिर इस पर बैठकर चर्चा की जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देरी करती हुई नजर आई। तो साफ तौर पर बीजेपी इस ऐसे माहौल को बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन करना, आम आदमी पार्टी का जनाधार अभी हरियाणा में नहीं है, और यदि जननायक जनता पार्टी उसके साथ आ जाती है तो हो सकता है 8-10 सीटें यहाँ पर निकाल ली जाएं। लेकिन दुष्यंत चौटाला को भी पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उनमें जबरदस्त यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी तो हरियाणा में इतना बड़ा कोई यहाँ पर रोल निभा पाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मजबूती के दावे कर रही है तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला की खराब जो छवि हुई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और उन दोनों का यहाँ पर लाभ उठाते हुए कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हरियाणा में अपने आप को मजबूत कर रही है। जननायक जनता पार्टी यदि अवसर मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ इस बार जो है सरकार बनाने की सूरत में आ सकती है। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जनाधार हरियाणा में देखने को नहीं मिलता, इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आम आदमी पार्टी के तहत कई बड़े प्रचार हरियाणा में किए जा रहे हैं, कई बड़े दावे दिल्ली की तर्ज पर दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार प्रचार प्रसार हरियाणा में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक और चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में अपने जनाधार को तलाशती हुई नजर आ रही है, वो है कांग्रेस पार्टी की तोशाम विधानसभा सीट से विधायिका किरण चौधरी। इस्तीफा दिए बगैर भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि किरण चौधरी को आगे ना करे। इस बीच अगर देखा जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आगे देखा जा रहा है। इस कड़ी में किरण चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाकर एक बड़ी गलती कर दी जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा करती है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, एक छोटा सा सवाल लेंगे। मनीष, क्या लगता है किरण चौधरी की भूमिका अब भारतीय जनता पार्टी में क्या लगती है? क्या चुनाव लड़ पाएंगे विधानसभा का, और इनके तर्ज पर क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत हासिल कर पाएगी? 70 पार का दावा पूरा होगा या फिर नहीं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिलहाल देखी जाए तो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई थी, लेकिन अब फिलहाल की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है। और किरण चौधरी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव का टिकट उनको मिल सकता है, और ऐसे में अगर जीत दर्ज करती हुई नजर आती हैं तो आगे आने वाले और चुनावों में उनको बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जब से किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की पाले में आती हुई नजर आई हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है उसमें खलबली मची हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थिति फिलहाल है तो फिलहाल मजबूत स्थिति में नहीं है, और अगर मजबूत स्थिति में लाना है तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर मेहनत नहीं की जाती तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आएगी और सरकार बनाती हुई नजर आएगी, और सीएम नायब सिंह सैनी दोबारा वापसी करते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ पर कांग्रेस कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेती है तो इस तरह से अगर यहाँ पर पार्टी के नेता साथ छोड़ते चले गए तो आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा हो सकता है, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हरियाणा के अंदर से हो सकता है। बिल्कुल, अब 1 अक्टूबर में ज़्यादा समय बाकी नहीं है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा। तो वहीं अभय चौटाला के जरिए दावा किया जाता है, इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव हैं, दावा करते हैं कि सरकार उनकी बनेगी। लेकिन अब देखना होगा, हरियाणा में परिवार है, हरियाणा में पार्टियां कई हैं, लेकिन इस बार बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा? क्या गठबंधन के तहत चुनाव जीता जाएगा या फिर अकेले अपने दम पर कहीं ना कहीं सत्ता हासिल की जा सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।